तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें। देखिए, सामान्यतः होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक बात होती है कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं एलटी की तो पहले हम प्री की तैयारी करें और प्री जब हम पास हो जाएंगे तब फिर हमारा मेंस होगा और मेंस की तैयारी करके हम मेंस पास कर लेंगे, डीवी यानी कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। हमारे दिमाग में यही एक ढांचा रहता है, किसी फॉर्मेट पे हमें तैयारी करनी है। आप सब भी यही सोचते होंगे, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हम पहले प्री की तैयारी करेंगे, प्री पास हो जाएंगे, फिर मेंस की तैयारी करेंगे और जब मेंस पास हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया भर में जिन भी परीक्षाओं में प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाती है, उन परीक्षाओं में या तो मेंस की तैयारी पहले की जाती है या फिर प्री के साथ की जाती है। आपके जानने पहचानने वालों में यदि कोई आईएएस की परीक्षा देता है या कोई पीसीएस की परीक्षा देता है या कभी दिया है या पास हुआ है, तो आप उससे एक ही चीज पूछिएगा कि भाई क्या आपने प्री के बाद तैयारी की थी या प्री के साथ ही तैयारी आपने शुरू कर दी थी, यह बात आप मुझे बता दीजिए। तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने प्री की तैयारी के पहले मेंस की कोचिंग कर ली थी, मैंने तैयारी कर लिया था, या तो वह यह बात कहेगा कि मेरे पास समय कम था तो मैंने प्री के साथ ही मेंस की तैयारी की। सर मैं एलटी ग्रेड पीसीएम ग्रुप से हूं। हाँ, दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गई बात। क्यों ऐसा होता है कि कभी भी प्री के बाद इतना समय आपको नहीं मिल पाता, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो चाहे आईएएस की परीक्षा हो, वहां पर आपके पास प्री के बाद मेंस का समय नहीं होता है कि आप मेंस के लिए विधिवत तैयारी कर पाएं, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है वो छोटा नहीं है, पाठ्यक्रम काफी बृहद है। और उस बृहद पाठ्यक्रम को आप कैसे प्री के साथ तैयारी शुरू कर दें। ऐसी स्थिति में आपको मालूम होना चाहिए कि प्री में किस तरह के सवाल मेंस के लिए अनिवार्य हो सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, दोनों की तैयारी आप एक साथ करिए। कैसे शुरू करिए? एक साथ शुरू करिए। अब आप कैसे एक साथ तैयारी शुरू करेंगे? तो आप प्री की जब तैयारी करिए तो आप उसको जो पढ़ रहे हैं मेंस अप्रोच से पढ़िए, ठीक है। और जब वो चैप्टर जब पूरा हो जाए तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। कैसे प्रैक्टिस करते हैं? एमसीक्यू के जरिए या फिर पीवाईक्यू के जरिए। तो एमसीक्यू पीवाईक्यू के जरिए तैयारी को पुख्ता करने के लिए किसी चैप्टर के खत्म होने के बाद जब उसका आप रिवीजन करते हैं, उसी रिवीजन के समय ही आपको एक बड़ा काम कर लेना है। क्या कर लेना है? इसका हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यानी कि लिखित परीक्षा की, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय परीक्षा की भी तैयारी यहीं पर कर लेना है। यानी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे बनेंगे और उनका लेखन कैसे करना है। तो एक फॉर्मेट के रूप में, एक मॉडल के रूप में उसी चैप्टर के साथ, अब इसको आपने 6 दिन पढ़ा, एक दिन में आप पीवाईक्यू एमसीक्यू कर लीजिए और एक दिन में ही, उसी दिन में आप 1 घंटे या 2 घंटे का समय निकालकर सप्ताह में आपने दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखने की प्रैक्टिस आपने कर ली। समझ में आ गया? ऐसी स्थिति में आप पीवाईक्यू, एमसीक्यू और दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय सवालों के साथ हो जाएंगे और उस चैप्टर के साथ तीनों फॉर्मेट की तैयारी आपकी हो जाएगी। अब प्रश्न यह बनता है कि हम कैसे ध्यान रखें कि हमारे मेंस के लिए
यानी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, लिखित परीक्षा के लिए कौन से चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखिए ये फॉर्मेट की कॉपी आएगी, इस फॉर्मेट की कॉपी आएगी। यदि आप चाहें तो आप इस फॉर्मेट की कॉपी पे सवाल जो है यहां लिखे होंगे। कहां लिखे होंगे? यहां पर आपके सवाल लिखे होंगे और इतने जगह दी होगी और उसी जगह में आपको इसका उत्तर लिखना होगा। ठीक है, सवाल के बाद ही आपको, यानी सवाल का जो जितना जगह है उसी जगह में ही आपको सवालों के जवाब लिखने होंगे। आपको बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी या एक्स्ट्रा कॉपी अलग से नहीं मिलती। जितना जगह उसमें दिया होता है उसी जगह में ही आपको जवाब देना होगा। ये एक उसका मॉडल कॉपी है, दोनों तरफ हाशिया खींची होती है और बीच में इतनी जगह होती है जिस जगह में आपको आपके जवाब लिखने होते हैं। ठीक है, अब जो कॉपी आप लिख रहे हैं इस कॉपी में विशेष ध्यान देना है कि आप सवाल का जो आंसर नंबर है वो आप यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं और आप चाहें तो यहां भी उसका आंसर नंबर लिख सकते हैं। सवाल की जो शुरुआत करनी है उत्तर लिखने की वो लगभग कॉपी के बीचों बीच से करनी है। यहां यानी पहली लाइन की जो शुरुआत करनी है कॉपी के बीचों बीच से करनी है। आपको यहां से उसकी शुरुआत नहीं करनी है, यानी इतना भाग उसका खाली रहेगा। यहां से आप उस कॉपी के लेखन की शुरुआत करेंगे यहां तक, और जब दूसरी लाइन की शुरुआत होगी वो यहां से पुनः शुरू हो जाएगी, तीसरे लाइन की शुरुआत फिर यहां से हो जाएगी। अब मान लीजिए यहां तक लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, तो पैराग्राफ चेंज करते समय पुनः आपको कॉपी के लगभग बीचों बीच से ही आपको आधी लाइन से नए लाइन की शुरुआत करनी है और फिर अगले लाइन की शुरुआत पूरे लाइन से, फिर अगले लाइन की शुरुआत पूरे लाइन से। इस तरह के फॉर्मेटिंग में आपको नोट्स भी बनाना चाहिए, इस तरह के नोट्स में आपको कॉपी भी लिखनी चाहिए। इससे क्या होगा, मेंस की राइटिंग की तैयारी आपकी प्री के साथ ही हो जाएगी। यहां तक आप सबको कंफर्म में हो गया कि नहीं हो गया है कि किस तरीके की कॉपी आपको लिखनी है। मॉडल पेपर जो आपका है मेंस का वो जल्दी ही हम आपको एकेडमी के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। एकेडमी के माध्यम से आपको इसका मॉडल पेपर हम उपलब्ध करवा देंगे। क्लियर है यहां तक सबको? एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्लियर है सबको। वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद एक बड़ा सवाल आता है कि हम मेंस की तैयारी जब कर रहे हैं तो हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारी जो लिमिट है, यानी हम कितना जल्दी कॉपी को लिखें, कितने शब्द हमको लिखने हैं और उस शब्द के हिसाब से हम अपने अंकों को भी डिवाइड कर लें। जैसे 300 अंकों की परीक्षा होगी। कितने अंकों की परीक्षा होगी? 300 अंकों की। अगर हमारी लेखन की गति कमजोर है या कम है तब भी स्वाभाविक है कि हम कम लिखेंगे और प्रश्न छूट जाएंगे। ऐसी स्थिति में 300 अंकों का जो हमारे पास फॉर्मेट है उस 300 अंकों के सवाल को हमें कितनी देर में सॉल्व करना है। हमारे पास कितने अंक हैं? तो 300 अंक हैं और हमारे पास घंटे कितने हैं? तो 3 घंटे हैं। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 180 मिनट होते हैं। यानी 300 अंकों को यदि हम कितने से भाग कर दें हम 180 से, तो हमें क्या मिलेगा? 1.6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1.6 मिलेगा। अगर हम एक मिनट 6 सेकंड में एक अंक का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तभी हमारी स्पीड ऐसी है। 1.6 मिनट में एक अंक का सवाल अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तब ये समझिए कि हम सही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो साथियों समझिए
कि आप मेंस की तैयारी प्री के साथ करते जा रहे हैं। शुरुआत में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सब अपनी तैयारी में क्या करिए, प्री और मेंस की तैयारी में क्या करिए, आप प्री की तैयारी के साथ साथ नकल करके ही सही मेंस की कॉपी को लिखने का प्रयास करिए। मेंस की कॉपी ना लिख पाए तो कुछ सवालों के जवाब ही लिखने का प्रयास आप करिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जो लेखन गति है उसकी स्पीड जो है वह साथियों बढ़ जाएगी। एक बार सब लोग बता दीजिए, जो मैंने बताया वह बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि सभी साथियों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। ओके, अब आपको जब ये क्लियर हो गया तो आप देखेंगे कि 300 अंकों के लिए हम क्या करें। अब इसमें और भी एक हम विशेषीकरण कर सकते हैं। आप में से क्या किसी को मालूम है कि ऑब्जेक्टिव सवाल कितने अंकों के आएंगे, सॉरी डिस्क्रिप्टिव सवाल में लघु उत्तरी सवाल कितने होंगे और दीर्घ उत्तरी सवाल कितने का होगा, और एक लघु उत्तरी सवाल कितने अंक का होगा और एक दीर्घ उत्तरी सवाल कितने अंक का होगा? जब आप उसके अंकों के हिसाब से विभाजन कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक लघु उत्तरी सवाल को सॉल्व करने में कितने देर का समय लगना चाहिए, अर्थात हमें वह स्पीड बनानी है, और एक दीर्घ उत्तरी सवाल को हल करने के लिए हमें कितना समय लगाना है, अर्थात हमको उतनी स्पीड बनानी पड़ेगी। तो आपको अपनी स्पीड का भी मालूम चल जाएगा और आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया भैया कि किस तरीके से आपको विभाजन करके अभी से ही अपनी स्पीड को मेंटेन करना है। ठीक है, अब चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हम कैसे तैयारी करें? जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर को पढ़ते समय हम किन चीजों का ध्यान रखें और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए, किसी भी काल की विशेषता, प्रवृत्ति, गुण, दोष, आलोचना, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और सभी सवालों का जब हम विवेचन करते हैं, किसी भी सवाल को जब हम पढ़ते हैं तो दो दृष्टिकोण से उसका जरूर अध्ययन हम करेंगे। तब हमें उसका ज्यादा आवश्यक रहेगा। क्या आवश्यक रहेगा कि किसी भी सवाल का हमें दो तरीके से अध्ययन करना होगा। किस तरीके से? एक तो भावात्मक दृष्टिकोण से, और एक जो रहेगा, अच्छा अब इसमें भी क्या है कि हम एक भावपरक व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? हम एक भावपरक व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? भावपरक, जिसमें हम, और एक क्या करते हैं? कलात्मक करते हैं, यानी भाव पक्ष और कला पक्ष। दो चीजें आप एकदम नोट कर लीजिए। जब भी हिंदी का कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, तो दो चीजों को ध्यान में रख के आप पढ़िएगा। पहला भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष और कला पक्ष। जैसे हम आपसे कहें कि भैया चलिए आप कामायनी की विशेषता बता दीजिए, तो कामायनी की विशेषता आप जब भी पढ़ेंगे तो कामायनी की विशेषता हम दो आधारों पर पढ़ेंगे।
कामायनी की विशेषता हम दो आधारों पर पढ़ेंगे। कामायनी को जब हम पढ़ेंगे, किस आधार पर पढ़ेंगे? कामायनी का भाव पक्ष और कामायनी का कला पक्ष। यानी आपको यह दृष्टिकोण विकसित करना है किसी भी रचना को पढ़ने के लिए। यह किसमें काम करना है? जब आप काव्य पढ़ रहे हैं, यानी आप पद्य पढ़ रहे हैं, तब यह ठीक है। अगर आप गद्य पढ़ रहे हैं, गद्य पढ़ रहे हैं, तो वहां पर क्या आपको ध्यान में रखना होगा? भाषा शैली और शिल्प की दृष्टिकोण से जब आप किसी गद्य को पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज देखेंगे कि एक तो उसका भाव पक्ष और शिल्प एक में आ जाएगा, और दूसरे में क्या आ जाएगा? उसके यानी विधा के तत्व आ जाएंगे, विधा के तत्व आ जाएंगे। ठीक है, विधा के तत्व आ जाएंगे। अब कोई भी रचना आप पढ़ें तो यह आप विकसित करें कि मान लीजिए आप कामायनी पढ़ रहे हैं, तो भाव पक्ष यानी वो कहना क्या चाहते हैं, और कला पक्ष उस चीज को कहने के लिए वो किन टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, रस, छंद, अलंकार इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं। गद्य में अगर वही चीज हम पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम देखेंगे कि अगर वो कहानी है, तो देखेंगे कि कहानी कला के तत्वों के आधार पर ईदगाह कहानी की व्याख्या करना हम सीखेंगे। यानी हमारे पास कोई ईदगाह कहानी आ गई है, या हमारे पास गोदान उपन्यास आ गया है, तो हम ये देखेंगे कि विधा के तत्व क्या है, तो उपन्यास के तत्वों के आधार पर उसका विवेचन करेंगे। और उसका दूसरा क्या होगा, उसकी भाषा शैली और उसके शिल्प के आधार पर भी उसका विवेचन हम करेंगे। तो यानी गद्य का जो विश्लेषण विवेचन होगा, या मेंस के लिए जो चीजों को हम समझेंगे, इस आधार पर अध्ययन करेंगे, और काव्य का जो अध्ययन करेंगे हम इन दो आधारों पर करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया बात? हम किस तरीके से इसका अध्ययन करेंगे, तो गद्य का अध्ययन इस तरह से करेंगे और पद्य का अध्ययन हम इस तरीके से करेंगे। यानी हमारा अप्रोच इस तरह का होना चाहिए। ठीक है साथियों, कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, तो आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है कि हमें जब भी सवालों के जवाब देने हैं, जैसे एक सवाल आ जाए, हाँ सवाल आ गया आपके यहां, क्या सवाल आया? रीतिकालीन आचार्यों के लक्षण ग्रंथों का आधार बताते हुए उनका काव्यशास्त्रीय विवेचन करिए। या तो ये सवाल आ जाए, या तो इसी में यह पूछे कि वह किस अंग का निरूपण करते हैं। अब इस सवाल को अगर हम जब भी हल करने जाएंगे, तो हम एक बार में इस सवाल को नहीं हल कर पाएंगे। सबसे पहले 2 बार इस सवाल को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसको पार्ट में तोड़ेंगे
कि हमें पहले क्या लिखना है बाद में, क्योंकि अगर आप बिना सोचे लिखना चालू कर देंगे तो क्रम बिगड़ जाएगा, इसको पहले उसको बाद में, इस तरह से क्रम बिगड़ जाएगा। तो क्रम न बिगड़ने पाए इसलिए इसमें पहले हम पार्ट करेंगे। रीतिकालीन आचार्य, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, इसको पहले लिखेंगे। फिर लक्षण ग्रंथ, तो रीतकालीन आचार्य कौन है, पहले हम यह लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि उनका लक्षण ग्रंथ क्या था, और फिर तीसरे स्थान पर हम क्या लिखेंगे, उनका काव्य शास्त्रीय विवेचन करेंगे, ठीक है। और फिर चौथे स्थान पर हम क्या करेंगे, उनका निष्कर्ष लिखेंगे। क्या करेंगे, निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन करेंगे चौथे स्थान पर। और सबसे शुरुआत में क्या करेंगे, इसकी प्रस्तावना लिखेंगे। तो शुरुआत में इसकी प्रस्तावना होगी, अंत इसका निष्कर्ष से होगा, और पूरे में हम क्या करेंगे, इसको 1, 2, 3 और 4 भागों में टोटल इसको बांट लेंगे। और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इसमें हम क्या रखेंगे, एक तो परिभाषाएं लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, आलोचनात्मक जो पंक्तियां हैं वह लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इसमें कुछ हम काव्य की पंक्तियां या कुछ उदाहरण लिखेंगे और उसे सिद्ध करेंगे। अब इतनी चीजें अगर आप उसमें कर रहे हैं तभी वह आपका प्रश्न पूर्ण होगा और तभी उस पर पूर्ण नंबर आपको मिलेगा। तो इतना सब अगर आप कर सकें तब जाके एलटी ग्रेड में नौकरी मिलेगी, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुश्किल है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि टीजीटी की नौकरी से लाख गुना अच्छी नौकरी होती है। कितना गुना, लाख गुना अच्छी नौकरी होती है। कौन सी, आपके एलटी की। क्यों, क्योंकि यह सीधे गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट होती है और यह आपके मैनेजमेंट के द्वारा होती है। यहां बहुत शोषण है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, यहां आपको नौकर बन के काम करना पड़ता है और आप यहां मालिक होते हैं। तो इसलिए अगर आप इस शानदार नौकरी को लेना चाहते हैं तो आप एक बार लग जाइए, सब कुछ छोड़ के निश्चित तौर पर पहले प्रयास में चयन हो जाएगा। क्योंकि इसमें जितने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या जो नहीं पढ़ते लिखते हैं उनकी तो पहले भी छुट्टी हो गई है। यह भी है कि अगर कोई पहले से नौकरी में भी है तो वो भी अगर तैयारी नहीं करता है तो एलटी में उसका चयन नहीं हो पाएगा। इस फॉर्मेट की वजह से बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं और परीक्षा नहीं देंगे। बहुत सारे लोगों की योग्यता नहीं है, बहुत सारे लोग 40% क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग कॉम्बिनेशन से बाहर हो गए हैं और बहुत सारे लोगों की हिम्मत टूट चुकी है। ऐसी स्थिति में जो हमारे साथ लग के तैयारी कर रहा है उसका चयन पक्का है, एकदम श्योर एंड सर्टेन है। ठीक है, तो बस आज का जो वीडियो है यहीं तक है कि मैंने आपको कुछ चीजें बता दी कि आप जब भी तैयारी करें, पढ़ाई करें तो क्या चीजें ध्यान में रखें और किन चीजों को ध्यान में रख के एलटी की तैयारी शुरू करें, यानी प्री के साथ ही मेंस की तैयारी आप शुरू कर लें। हमारे साथ जुड़ के करते हैं तो मैं 6 दिन आपको पढ़ाऊंगा। वो टॉपिक पूर्ण होने के बाद मेंस की कॉपी पर आपको सवालों के जवाब लिखने के लिए इस फॉर्मेट में दूंगा। आप सवाल लिख के मेरे पास भेजेंगे, उसमें जो सबसे अच्छी कॉपी होगी एक कॉपी को बोर्ड पे लगा के मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या आपने अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, क्या परिवर्तन करना है। अगर ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा थोड़ा कम लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो हमारा संजीवनी बैच आप ले लीजिएगा। संजीवनी बैच जो है वो एलटी के लिए है। आप व्हाट्सएप कर लें 96 28 95 92 37, इसी नंबर पर आपको करना है हमें व्हाट्सएप, या आप हमें फोन भी कर सकते हैं 83 18 48 92 91 नंबर पर। ठीक है साथियों, थोड़ा सा समय लग जाता है कॉल उठने में, आपसे बातचीत होने में, लेकिन पक्का हम आपसे बात करेंगे, जुड़ेंगे। कल मिलते हैं फिर आप सबसे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि।